पुनर्जागरण के कारणों में जो है नेक्स्ट कारण जो अपना है वह है नवीन भौगोलिक क्षेत्रों एवं समुद्री मार्गों की खोज। वो सारे कारण अपन ने देखा, उनमें से एक कारण ये भी है। हमने एक मैप के थ्रू, जब शुरू में अपनी क्लास हुई थी तो एक मैप के थ्रू अपन ने एक डायग्राम देखा था। कैसे कि मैंने ये बताया था कि यहाँ यूरोप था, यहाँ अफ्रीका, यहाँ पर जो है ये भूमध्य सागर था, यहाँ पर एक जगह था उसका नाम था कुस्तुनतुनिया, और यहाँ पर मैंने ऐसे बताया था इंडिया के बारे में। अरब व्यापारी, यहाँ पर जो है वो पुर्तगाल और स्पेन, इधर अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका। जब शुरू में जब क्लास हुई थी तो मैंने एक हल्के से मैप के थ्रू बताया था, शॉर्ट में इसको वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। मैंने ये कहा था कि मध्यकाल की अगर बात करें तो मध्यकाल में एक था पश्चिम, इस यूरोप को ही पश्चिम बोलते थे, इसको बोलते थे पूर्व। पूर्व में सिर्फ इंडिया के बारे में कोई नॉलेज था, कोई बात थी। और होता ये था कि मध्यकाल में न तो पश्चिम के लोग इधर के देशों से परिचित थे, न पूर्व के दो इधर के देशों से। बस यूरोप के लोगों को इधर से ये पता था कि इधर भारत नाम की कोई जगह है जहाँ से कुछ वस्तुएं आ रही हैं। मध्यकाल में यहाँ से वस्तु का आदान प्रदान यहाँ होता था। यहाँ पर जो है स्थल मार्ग था, सारी चीज़ें, मसाले हो गई, सुगंधित वस्तुएं हो गई, औषधियाँ हो गई, हीरे जवाहरात हो गए, कीमती वस्तुएं हो गए इत्यादि, यहाँ मसाले यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचते थे। लेकर के कौन आते थे? अरब व्यापारी। फिर यहाँ से भूमध्य सागर होते हुए इटली में पहुँचते थे, इटली से पूरे यूरोप में चला जाया करती थी वस्तुएं। ऐसा ही व्यापार चल रहा था। तो इधर की वस्तुओं की डिमांड थी यहाँ यूरोप में, और ये लोग जो है इन वस्तुओं के आदी हो चुके थे, हैबिचुअल हो चुके थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मैंने ये बताया था कि 1453 ईस्वी में जो है तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। यह जो कुस्तुनतुनिया है इस पर आक्रमण कर दिया। इस पर आक्रमण करने से क्या हुआ कि जो रास्ता जो है ये ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो है इसके ऊपर तुर्कों का अधिकार हो गया, और तुर्क जो है लूटमार करने वाली जाति थी, इसलिए क्या हुआ, व्यापार होना बंद हो गया। अब जैसे ये रास्ता बंद हो गया तो इन लोगों को ये वस्तुएं किसी भी कीमत पर चाहिए थी, इनको किसी भी कीमत पर ये वस्तुएं चाहिए ही चाहिए थी। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने सुन रखा था कि ये वस्तुएं कोई भारत नामक जगह से आती है, इंडिया नामक जगह से आती है। तो अब ये क्या हुआ कि इन देशों में दौड़ लग गई, किसके लिए? भारत की खोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भारत की खोज करेगा वही यूरोप पे राज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं इधर आया करती थी। इसलिए क्या हुआ कि भारत की खोज के लिए जो है वो नए नए भौगोलिक क्षेत्र और समुद्री अभियान होना प्रारंभ हो गए। और इस अभियान में जो है सबसे आगे कौन रहे? पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन जो है सबसे अधिक आगे रहे। पुर्तगाल के शासकों ने, स्पेन के शासकों ने इत्यादि ने क्या किया कि लोगों को मोटिवेट किया कि जो भारत की खोज करेगा, जो नए क्षेत्रों की खोज करेगा, उनको डोनेट किया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग थे जिनमें हेनरी सप्तम का नाम सुना होगा, जिनको द नेविगेटर के नाम से। स्पेन की रानी इजाबेला और फर्डिनेंड, इन दोनों ने जो है वो क्या किया, आगे प्रोत्साहन किया। जिनमें स्पेन की रानी जो है इजाबेला, उसको जो है वो भौगोलिक क्षेत्रों की रानी कहा जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ कि जैसे ये रास्ता ब्लॉक हो गया, इस रास्ते के ब्लॉक होने से नए समुद्री मार्गों को प्रोत्साहन मिला, और जब नए समुद्री मार्ग, नए क्षेत्र खोज लिए गए तो नए विचार आए, और नए विचारों से किसको बल मिला? पुनर्जागरण को बल मिला। तो अपन यहाँ देखेंगे कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र खोज लिए गए। अगर इसमें अपन देखें कि जैसे ये रास्ता ब्लॉक हो गया, इस रास्ते के ब्लॉक होने के बाद में स्पेन, पुर्तगाल ने और स्पेन ने जो है अपने अपने यात्री अभियान भेज दिए खोजने के लिए, भारत की खोज के लिए। भेजा तो गया था भारत की खोज के लिए।
तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था 1487 में, इसका नाम था बार्थोलोमो डियाज, बार्थोलोमो डियाज। पुर्तगाल ने इसको सबसे पहले भेजा और इसने क्या किया, इसने जो है पहली बार केप ऑफ गुड होप, यानी कि अफ्रीका का जो है ये जो एरिया है, इसको इसके चक्कर लगाने का जो एरिया है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तर मासा अंतरीप, उत्तर मासा अंतरीप। तो सबसे पहले जो है बार्थोलोमो डियाज ने को पुर्तगाली ने भेजा 1487 में, बार्थोलोमो डियाज ने केप ऑफ गुड होप, यानी कि अफ्रीका के इधर से चक्कर लगा करके इधर जाने का रास्ता, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इसका रास्ता ढूंढ निकाला, किसने लिखा, बार्थोलोमो डियाज ने जो है इस रास्ते की खोज कर दी। इससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया कि अब इधर से चल करके इधर जाया जा सकता है। इसी के बाद में अगर दूसरी बात करें अपन, उसका नाम है कोलंबस। 1452 में भेजा किसने, स्पेन ने, और कहां पहुंच गया, अमेरिका में, अमेरिका की खोज कर दी और यहां के लोगों को नाम दिया रेड इंडियंस। यानी कि भारत की खोज के लिए देशों ने अभियान भेजे और उसमें जो है स्पेन का यात्री था कोलंबस। कोलंबस क्या हुआ, निकला तो भारत की खोज के लिए था, क्योंकि उनको ये पता था कि कोई भी देश आएगा वो भारत है। जिसे मैंने बताया था अभी कि यूरोप को ये पता था कि पश्चिम में सिर्फ भारत नाम की जगह है। जैसे मान लो आपको कोई ये कह दे कि आपने कभी, एक गाय है और एक घोड़ा है, आपने गाय तो देखी है लेकिन घोड़ा नहीं देखा, और दुनिया में दो ही जानवर है मान लीजिए, एक गाय है और एक घोड़ा है, और आपको ये कह दे कि गाय आपने देख रखी है, आपको कोई ये कह दे कि घोड़ा जो है वो गाय के जैसे होता है, वैसे ही पशु होता है, वैसे उसके 4 पैर होते हैं, वैसे ही उसके पूंछ होती है, थोड़ा सा हट्टा कट्टा होता है, तो यानी कि आप क्या कहेंगे, और दुनिया में 2 ही पशु हो, यानी गाय और घोड़ा हो, तो आप जब बाहर जाए और आपको घोड़ा दिख जाए, जिसको नहीं पता कि आपने घोड़ा देखा है लेकिन आपको दिख जाएगी घोड़ा, तो आपको क्या याद आएगा कि गाय, दूसरा पशु कौन सा है, घोड़ा, तो आप अनुमान लगाएंगे कि ये क्या है, घोड़ा ही है। ठीक, वही बात ये थी कि पश्चिम के लोगों को ये पता नहीं था कि बाहर कोई दुनिया में जगह है तो सिर्फ भारत है। तो ये जो भारत की खोज के लिए निकले थे, तो 1492 में कोलंबस जब गया तो उसने अमेरिका के तट पर पहुंच गया, और जैसे ही अमेरिका के तट पर पहुंचा उसने कहा कि यही भारत है। उनको लगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम यूरोप के बाद में कोई दूसरी जगह तो वो है भारत। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पहुंचा उसने अमेरिका की खोज कर दी, और अमेरिका में जो है वहाँ के लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियंस। दिखने में ज़्यादा गोरे थे, इंडियन इसलिए कहा, उनको लगा कि यही भारत है, रेड इंडियंस। बाद में अमेरिकस वेसुपूसे के नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ा, पहले इसको रेड इंडियंस कह दिया गया। तो यानी कि कोलंबस ने जो है 1492 में किसकी खोज कर दी, अमेरिका की खोज हो गई। इसके बाद में अगर अपन देखेंगे वास्को डी गामा, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी आगे जब जैसे आगे चलेंगे उसमें आपको ऐसे कैसे लिखा हुआ मिलेगा कि किसने किसकी खोज की, कहां का यात्री था। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं इसको। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्रा था, 1498 में इसने इसकी खोज कर दी। उसके बाद में अगर आगे की डेट देखिए अपन कि 1500 में जो है कैब्रोल ने ब्राजील की खोज कर दी। 1500 ईस्वी में कैब्रोल ने ब्राजील की खोज कर दी। कैब्रोल कहाँ का था, स्पेन का, उसने ब्राजील की खोज कर दी इधर वाले हिस्से पर। इसके बाद में अपन देखेंगे 1519 में एक व्यक्ति था मैगलेन, मैगलेन स्पेन का था, ही स्पेन का यात्री था। इसने क्या किया कि इसने पूरी दुनिया के चक्कर लगा दी, यानी कि समुद्र के रास्ते जो है जहाज के माध्यम से जो है ये निकला, यहाँ से स्पेन से होते हुए इधर अमेरिका की तरफ होते हुए वापस वहाँ चक्कर निकाल कर फिलीपाइंस आया। फिलीपाइंस में हालांकि इनकी मृत्यु भी हो गई थी, वहाँ पर इनका जहाज डूब गया था। वहाँ से फिर वापस निकला, धीरे से बच करके आए, फिर वापस स्पेन पहुँच गया। इससे मालूम चला कि पृथ्वी क्या है, गोल है। जो अब तक एक मानी जा रही थी कि पृथ्वी समतल है, अब ये एहसास हो गया कि पृथ्वी गोल है, कि इधर से भी जाया जा सकता है और इधर से भी जाया जा सकता है। तो मैगलेन
पहला यात्री था जिसने जहाज के माध्यम से पूरी दुनिया का पहला चक्कर लगाया। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे पूछता है कि मैगेलन कहाँ का था? स्पेन का यात्री था। 1519 में जो है इसने चक्कर लगाई, 1522 तक वापस पहुंचा। तो मैगेलन ने जो है जहाज के माध्यम से समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला यात्री बना। फिर आगे देखेंगे कि केबोट ने जो है उसने भी अमेरिका के पूर्वी तट की खोज कर दी। इसके अलावा जो है अपन देखेंगे कि यहीं पर जो है पिजारा ने जो है पेरू की खोज कर दी। इन सबको जो अपन देखेंगे, मतलब ये हुआ कि नवीन भौगोलिक क्षेत्रों एवं समुद्री मार्गों की खोज, कि जैसे ही तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया तो भारत की खोज करने के लिए बहुत सारे यूरोपीय लोगों ने जो है अपने अपने अभियान भेजे। उस अभियान में जो है स्पेन और पुर्तगाली जो है वो सबसे आगे रहे और इस प्रकार दुनिया के नए नए क्षेत्रों की खोज हो गई। अगर स्पेन और पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र है, ये मैंने नक्शे में बताया कि अमेरिका ये हो गया, दक्षिणी अमेरिका, पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन यहाँ है, अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका है, केप ऑफ गुड होप है, भारत है, इधर कुस्तुनतुनिया है। तो यानी कि इन्होंने चक्कर काटते हुए अटलांटिक, कोई तो इधर से इधर निकल गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर निकल गया, कोई यहाँ निकल गया, कोई यहाँ निकल गया, कोई इधर से चक्कर काटते हुए इधर चक्कर काटते हुए इधर चक्कर काटते हुए ऐसे आ गया, कोई यहाँ भारत पहुँच गया। इससे क्या हुआ? नए नए भौगोलिक क्षेत्रों समुद्री मार्गों की खोज हुई, नए क्षेत्र खोजे गए तो क्या हुआ? नए विचार आए, नए विचार से क्या हुआ? पुनर्जागरण को बल मिला। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस अभियान में स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे थे। तो एक पुर्तगाल का शासक था हेनरी सप्तम, इनको द नेविगेटर, यानी कि पुर्तगाल ने जो है सबसे पहले अपने समुद्री यात्री भेजे। पुर्तगाल का जैसे पहले बताया बार्थोलोमो डिवाज पुर्तगाली था, वो उसने सबसे पहला अपना यात्री भेजा। और पुर्तगाल के राजा ने जो है समुद्री यात्राओं को, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया और ये कहा कि जो कोई भी व्यक्ति, उस शासक का नाम था हेनरी सप्तम, हेनरी सप्तम, पुर्तगाली शासक हेनरी सप्तम ने यह घोषणा की कि जो कोई भी नए क्षेत्रों, भारत की खोज करेगा, नए क्षेत्रों की खोज करेगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। उनको जिस क्षेत्र से जितना लाभ होगा व्यापार में उसका हिस्सा दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा। इसी बात से समुद्री यात्राओं का दौड़ लग गई, सब लोग निकल पड़े। तो ये ध्यान रखना, हेनरी सप्तम, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन करने वाला प्रथम शासक कौन था? हेनरी सप्तम। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। इसको किसकी उपाधि दी गई है? द नेविगेटर। नेविगेटर का होता है नेविगेशन, जहाज रानी, क्योंकि इसने जहाज रानी समुद्री यात्राओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। जहाज रानी का बहुत सारे बंदरगाह बनाए, बंदरगाह से लोगों को जाने आने ले जाने या समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए इसने बीड़ा उठाया। तो द नेविगेटर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पुर्तगाल का शासक हेनरी सप्तम जो है। ठीक वैसे ही जो है यहाँ की रानी थी इजाबेला और यहाँ का राजा था फर्डिनेंड। ये दो स्पेन के राजा और स्पेन की रानी। तो इजाबेला ने भी जो है समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। इसलिए जो है इजाबेला को जो है भौगोलिक क्षेत्रों की रानी कहा जाता है। भौगोलिक खोजों या भौगोलिक क्षेत्रों की रानी। इसको देखिए, दोनों महत्वपूर्ण है। पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे रहे। पुर्तगाल का शासक ने सबसे पहले जो है समुद्री यात्राओं और भौगोलिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाए, इसलिए हेनरी सप्तम था उसका नाम, इसलिए उसको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक वैसे ही काम किया स्पेन ने। स्पेन में इजाबेला और फर्डिनेंड ने यह काम किया। इजाबेला ने सबसे अधिक प्रोत्साहित किया और इजाबेला को जो है इसलिए भौगोलिक क्षेत्रों की रानी या भौगोलिक क्षेत्रों की राजकुमारी या भौगोलिक खोजों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आए हुए भी एग्जाम में। और इस प्रकार बहुत सारे क्षेत्र खोज लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि अमेरिका खोज लिया गया, केप ऑफ गुड होप खोज लिया गया, भारत खोज लिया गया, मैक्सिको खोज लिया गया, ब्राजील खोज लिया गया। पूरी दुनिया के चक्कर काटते हुए मैगेलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया। इसके अलावा जो है अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो है हडसन की खाड़ी खोज ली गई। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो है खोज लिए गए। उनको पीपीटी के माध्यम से ऐसे देखा जा सकता है। मैंने एक चार्ट बनाया, अभी मैंने समझा भी दिया आपको। ये चार्ट के थ्रू इसको आप उतार सकते हैं आराम से, ये आपके पास सेव रहेगा, इसको बार बार देख सकते हो। यहाँ लिखा है कि खोजी यात्री की कौन यात्री है खोजने वाला, किस सन में खोजा है, उसको भेजने वाला कौन सा देश था,
और खोजा गया क्षेत्र कि उसने कौन सा खोजा है। तो अपन ने ये देखा है कि बार्थोलोमो डिवाज ने जो है 1487 में जो है पुर्तगाल के द्वारा भेजा गया उत्तर मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, यानी कि अफ्रीका के चक्कर लगा करके जो है यात्रा की, वो हो गया। तो पुर्तगाल ने जो है, पुर्तगाल द्वारा भेजा गया पहला यात्री बार्थोलोमो डियाज था, जिसने 1487 में जो है उत्तर मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप की खोज की। उसके बाद में स्पेन के राजा रानी ने जो है वो कोलंबस को भेजा। कोलंबस ने 1492 में जो है अमेरिका की खोज की और वहाँ के लोगों को जो नाम दिया पहला उसका नाम था रेड इंडियंस, ठीक है। उसके बाद में वास्को डिगामा, जिसको पुर्तगाल ने भेजा था, पुर्तगाल का यात्री था वास्को डिगामा, उसने 1498 में जो है वो भारत की खोज कर दी, ये सबको पता है। ठीक वैसे ही स्पेन के द्वारा भेजा गया यात्री था कैब्रोल, कैब्रोल ने 1500 ईस्वी में जो है वो ब्राजील की खोज कर दी, ये भी मैंने बता दिया। ठीक वैसे ही फिर स्पेन ने जो है, स्पेन का यात्री था उसका नाम था मैगलेन, जो मैंने बताया। मैगलेन ने जो है वो 1519 में जो है वो क्या किया, 1519 में गया ये, और उसने जो है प्रथम बार समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाया। जो मैंने बताया कि पहली बार जो है चारों ओर समुद्र के रास्ते से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति, पहला यात्री कौन था? मैगलेन। किसने भेजा था? स्पेन ने। 1519 में गया। इससे क्या मालूम चला? इससे मालूम चला कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक वैसे ही स्पेन ने जो है 1522 में भेजा किसको? कोर्टेज को। और कोर्टेज ने किसकी खोज कर दी? मैक्सिको की खोज कर दी। तो मैक्सिको की खोज स्पेन के यात्री कोर्टेज द्वारा 1522 में की गई। ठीक वैसे ही फिर स्पेन ने भेजा 1532 में और बैठा पिजारो को। पिजारो ने पेरू की खोज कर दी, तो पेरू खोज लिया गया। उसके बाद में 1597 1598 में जो है वो इंग्लैंड ने जो है वो किसको भेजा? केबोट को भेजा। और केबोट ने जो है पूर्वी अमेरिका के तट, अमेरिका का जो इधर वाला हिस्सा है, जो जहां पर बड़ा व्यापारिक बंदरगाह हुआ करता था, जहां से बंदरगाह ये जहाज एंट्री करते थे, उसको खोज निकाला। इसी के माध्यम से इंग्लैंड ने क्या किया? अमेरिका के ऊपर कब्जा किया, अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया। जब अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। और तो यानी कि पूर्वी अमेरिकी तट की खोज इंग्लैंड के यात्री केबोट के द्वारा 1597 में की गई। उसके बाद में फ्रांस का ही यात्री था, उसका नाम था कार्टियर या कार्टियर। उसने 17वीं शताब्दी में जो है वो कनाडा की खोज कर दी और कनाडा को अपना उपनिवेश बना लिया। तो ठीक वैसे ही जो है कनाडा की खोज कार्टियर नामक विद्वान ने 17वीं शताब्दी में की थी। और फिर एक आ गया हेनरी हडसन। हेनरी हडसन डच था, डच मतलब हॉलैंड। तो डच जो है उसने क्या किया? 1723 में जो है हेनरी हडसन को भेजा और हेनरी हडसन ने 1723 में न्यू नीदरलैंड की खोज कर दी। इस प्रकार क्या हुआ कि बहुत सारे क्या है यात्री है। तो यहाँ से आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे? यहाँ से आपको ये पूछता है कि कौन सा यात्री किसने भेजा? कोलंबस को किसने भेजा? कैब्रोल को किसने भेजा? वास्को डी गामा को किसने भेजा? मतलब कहाँ का यात्री था। दूसरा, किसकी खोज की, किस सन में की। तो या मिलान वाला क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। इधर दे देगा यात्री का नाम, इधर दे देगा उसके देश का नाम, मिलान कीजिए कि कौन यात्री किस देश का था। इधर दे देगा कोई भी यात्री का नाम, इधर दे देगा कोई भी क्षेत्र का नाम, तो मिलान कीजिए कि कौन से क्षेत्र की खोज किस यात्री ने की थी। इधर दे देगा मान लीजिए यात्री का नाम, इधर दे देगा मान लीजिए सन, तो आपको मिलान करना है कि किस सन में कौन सा सन किस यात्री से जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा? इससे जो है वो आपस में मिलान वाला क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो मैंने बताया कि इस प्रकार भौगोलिक एवं समुद्री मार्गों की खोजों ने जो है वो क्या कर दिया? पुनर्जागरण को बल दिया। कैसे? मैंने बताया कि जब रास्ता बंद हो गया तुर्कों के आक्रमण के कारण, तो भारत की खोज के लिए, नए क्षेत्रों की खोज के लिए नए अभियान आ गए। नए अभियान से ये नए क्षेत्र खोज लिए गए। इन नए क्षेत्रों से व्यापार का आगमन हुआ, नए विचारों का आगमन हुआ और नए विचारों ने जो है वो पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में सहायता की। तो अपन यही पढ़ रहे थे कि पुनर्जागरण के कारण। नेक्स्ट कारण अपन पढ़ रहे हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। इसको भी देख लीजिए। एक जो मैंने बताया कि यात्रा, मैंने बताया कि स्पेन और पुर्तगाल व स्पेन, ये दो सबसे आगे थे। तो बाद में क्या हुआ कि जब दोनों के क्षेत्र आपस में टकराने लग गए,
तब दोनों ने जो है यहाँ के पोप के आदेश से जो है दोनों के हिस्सों का बंटवारा हो गया। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। 1493 में जो है पोप के आदेश के तहत जो है पुर्तगाली और स्पेनी साम्राज्य का जो बंटवारा हुआ, जो लाइन खींची गई, जो विभाजक रेखा खींची गई, उसी को लाइन ऑफ डिमार्केशन के नाम से जाना जाता है। अगर अपन अमेरिका देखें, ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया लैटिन अमेरिका। तो जो लाइन ऑफ डिमार्केशन थी ये ऐसे थी, ऐसे यहां कि लैटिन अमेरिका के जो इधर वाले हिस्से हैं, जैसे मैक्सिको हो गया, पेरू हो गया, ये सब जो है ये किसके हिस्से में आ गए? पुर्तगाल। यानी कि इधर का हिस्सा, इधर का साम्राज्य जो है उस पर किसका अधिकार हो गया? पुर्तगाल का हो गया। और इधर का हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इधर का हिस्सा जो है वो किसके अधिकार में आ गया? स्पेन के अधिकार में। तो यानी कि लाइन ऑफ डिमार्केशन आपसे पूछ सकता है कि एक सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने इसको समझा दिया है कि जो भौगोलिक क्षेत्र खोज लिए गए तो स्पेन और पुर्तगाल के क्षेत्र साम्राज्य आपस में टकराए। इसके समाधान के लिए जो है पोप के द्वारा 1493 में जो है एक विभाजक रेखा खींची गई, उसी को लाइन ऑफ डिमार्केशन के नाम से जाना जाता है। और ये लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या हुआ कि इसके पश्चिमी गोलार्ध, इसके पश्चिमी हिस्से जो है ये तो पुर्तगाल के अधीन कर दिए गए कि इधर के हिस्से के क्षेत्रों पर किसका अधिकार रहेगा? पुर्तगाल का। और इसके इधर के हिस्सों पर जो है स्पेन का अधिकार हो गया। तो लैटिन अमेरिका की जो इधर के तट पे ये क्षेत्र है उस पर स्पेन का अधिकार हो गया और इसके इधर वाले क्षेत्र पर जो है वो पुर्तगाल का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार लाइन ऑफ डिमार्केशन ये वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। मंगोल साम्राज्य का प्रभाव, मंगोल साम्राज्य का प्रभाव, नेक्स्ट कारण है पुनर्जागरण का जो है। इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझते हैं अपन। अगर मान लीजिए ये यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ यूरोप से होता हुआ ये मान लीजिए इंडिया है, और ये जो हिस्सा था यहाँ पर रहा मंगोल साम्राज्य। यानी कि मंगोल साम्राज्य में कुछ हिस्सा तो जो है एशिया का हो गया, इधर चाइना का हो गया, रशिया का हो गया, और यूरोप का कुछ हिस्सा जो है इसके अंतर्गत आता था। तो अपन देखें मंगोल साम्राज्य का प्रभाव। तो हुआ ये कि एक शासक था चंगेज खां, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, सबसे महान शासक था। उसका पोता है, उसका नाम है कुबलई खां। कुबलई खां, ये जो कुबलई खां है ये क्या करता था कि प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात जो है एक मंगोल दरबार का आयोजन करता था। प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात। यानी कि हुआ क्या था कि चंगेज खां का पोता वो था कुबलई खां। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य का शासक हुआ कुबलई खां। कुबलई खां नए नए विचारों का अन्वेषण करता था। इसको नए विद्वान, नई खोज, नए आविष्कार, नए विचार इत्यादि में रुचि थी। तो ये क्या करता था कि प्रत्येक 3 साल बाद में जो है, हर 3 वर्ष बाद में जो है एक मंगोल दरबार का आयोजन करता था, और उसमें बहुत सारे विद्वानों को जो है वो आमंत्रित करता था कि कोई भी विद्वान आ जाए, कोई भी दार्शनिक आ जाए, कोई साहित्यकार आ जाए, कोई वैज्ञानिक आ जाए, कोई सांस्कृतिक व्यक्ति आ जाए और नई बातों को प्रेजेंट करे। तो जो नई चीज़ों को खोज करेगा, नई बातों को प्रेजेंट करेगा, उसको एक पुरस्कृत करता था, उसको जानता था उनसे चीज़ें, और उनको कोई अच्छी काम किया तो उसको पुरस्कृत भी करता था। तो इस प्रकार जो है वो मंगोल दरबार जो है 13वीं शताब्दी में कुबलई खां के काल में जो है नवीन गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, नवीन विद्वानों का, नवीन खोजों का, नवीन गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। ठीक इस समय जो है एक व्यक्ति था, उसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो, इसने क्या किया कि इसने 1272 से 1292 में ये कुबलई खां के दरबार में रहा कि 1272 को चला गया कुबलई खां के दरबार में और 1292 तक वहां पर रहा, और वहां रह करके उसने नई नई चीजों को देखा। और बाद में क्या हुआ कि वापस जब अपनी यात्रा में वापस आया, मार्को पोलो कहाँ था? वेनिस का यात्री। यानी कि वेनिस कहाँ पर है? इटली। तो इटली में
वेनिस का जो यात्री था, वेनिस यात्री मार्को पोलो, वेनिस का यात्री था मार्को पोलो, ये 1272 में कुबलई खां के मंगोल दरबार में गया, वहां रहा, और जब वापस आया तो उसने यहां आकर के जो है अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा। उस यात्रा वृत्तांत का नाम था द ट्रेवल ऑफ सर मार्को पोलो। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। जब मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत यूरोप में प्रकाशित हुआ तो होड़ लग गई पूर्व देश में। क्यों? क्योंकि इसने मार्को पोलो ने क्या किया कि इसने पूर्वी देश, पूर्वी मतलब यूरोप के इधर वाला हिस्सा है, एशिया, भारत इत्यादि देशों के जो है यात्रा में, अपनी यात्रा वृत्तांत में यहाँ की रिचनेस का वर्णन किया, यहाँ की संपन्नता का वर्णन किया, यहाँ की अर्थव्यवस्था का वर्णन किया और बहुत अधिक रिच दिखाया, बहुत अधिक धनी दिखाया। तो उससे क्या हुआ? और यहाँ की अच्छाइयों का वर्णन किया। तो इससे दो बातें हुई। एक तो जब यहाँ इधर की अच्छाइयों का वर्णन किया तो वो विचार कहाँ पर आए? यूरोप में आए, इससे पुनर्जागरण को बल मिला। दूसरा क्या हुआ कि इधर की जब रिच आर्थिक संपन्नता का वर्णन किया तो बहुत सारे लोग जो है वो यात्रा करने के लिए क्या हुए? प्रेरित हुए। तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है भारत के बारे में जाने, एशिया के बारे में जाने, और यहाँ जान करके जो है उन्होंने पूर्वी देशों की यात्रा की। तो इससे क्या हुआ? इससे भौगोलिक खोजों को भी प्रोत्साहन मिला। अगर ऐसा नहीं होता तो जानते नहीं इनके बारे में। तो मार्को पोलो की यात्रा इसलिए जो है मध्यकाल में यात्राओं को इसने क्या किया? प्रमोट किया। इसलिए जो है मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, मध्यकालीन यात्रियों का मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता? मार्को पोलो। ये मैं आगे और पढ़ाऊंगा, लिखा हुआ ये चीज जो है, इससे सिर्फ समझाया है मैंने कि मंगोल दरबार में जो है कुबलई खां प्रत्येक 3 वर्ष में मंगोल दरबार का आयोजन करता था। उसी दरबार में नए नए व्यक्तियों को, नए विचारों को आमंत्रित करता था। ठीक उसी के तहत जो है मार्को पोलो, जो कि वेनिस का निवासी था, वेनिस का यात्री था, इटली का निवासी था, उसने 1272 में जो है मंगोल दरबार की यात्रा की। वहाँ लगभग 17 वर्षों तक वहाँ रहा। वहाँ रह करके जब वापस आया तो यूरोप में उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत में उसमें पूर्वी देशों की आर्थिक संपन्नता का वर्णन किया। इससे पूर्व की दिशा में जाने के लिए यात्राओं को बल मिला, नए नए क्षेत्रों को, भौगोलिक क्षेत्रों को बल मिला, नए विचार आए, इससे पुनर्जागरण को बल मिला, और प्लस यात्रियों को प्रमोट किया। इसलिए मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार जो है वो किसको कहा जाता? मार्को पोलो को कहा जाता है। इसको अपन ऐसे देखते हैं, ये मैंने देख लिया मंगोल साम्राज्य का प्रभाव। ये मैंने बताया अभी कि कुबलई खां द्वारा प्रति 3 वर्ष में, ये पीपीटी है, इसको अच्छे से उतार सकते हो आप। कुबलई खां द्वारा प्रति 3 वर्ष में मंगोल दरबार का आयोजन किया जाता था। प्रति 3 वर्ष में मंगोल दरबार का आयोजन होता था। कौन? कुबलई खां। कुबलई खां कौन था? चंगेज खां का पोता था। यह दरबार नवीन विचारों का, नवीन आविष्कारों का और नवीन विद्वानों की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, अपने विचार प्रकट करते थे, अपने आविष्कारों को वहां रखते थे। फिर आगे प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो 1272 से 1292 के बीच में रहा, ने मंगोल दरबार में रहा, यानी कि लगभग मंगल दरबार में रहा है। यहां रहकर के मार्को पोलो ने जो है अपनी यात्रा वृत्तांत, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, इसको द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो ही बोलते हैं, मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत, इसको द बुक ऑफ सर मार्को पोलो ही बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही, दोनों एक ही नाम है। ट्रेवल के रूप में देखते हैं द ट्रेवल ऑफ सर मार्को पोलो, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, दोनों एक ही है। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है मार्को पोलो की। अपने यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में जो है पूर्वी देशों की संपन्नता का वर्णन किया, इससे क्या हुआ? नवीन विचारों को, नवीन भौगोलिक और समुद्री खोजों को जो है वो प्रोत्साहन मिला, इनको प्रोत्साहन कर दिया। और इसके साथ ही क्या हुआ? भारत में भी आया। कौन? मार्को पोलो। उसके बारे में भी है कि भारत में उसने पांड्य राज्य की यात्रा की। भारत में जो है मार्को पोलो ने पांड्य राज्य की यात्रा की। पांड्य राज्यों के बारे में लिखा, ये अपन पढ़ेंगे जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, क्योंकि अपन विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पांड्य राज्य की भी यात्रा की,
वहाँ की संपन्नता का भी उसने वर्णन किया, और वहीं एक काकटीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का भी जो है उसने वर्णन किया। तो वही बात है कि मार्को पोलो ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? लाई आसुस नामक जगह जो आर्मेनिया में पड़ता है, ये बंदरगाह का नाम है। जब अपन यूरोप देखेंगे तो यूरोप का पूर्वी तट, वहां से शुरू की। तो मार्को पोलो ने अपनी यात्रा लाई आसुस से आर्मेनिया से प्रारंभ की। भारत में दक्षिणी पांड्य राज्य की यात्रा की उसने, कि भारत में दक्षिणी पांड्य राज्य की यात्रा की, जो मैंने बताया अभी। भारत में काकटीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का उसने वर्णन किया। तो बस सिर्फ इतना ही है कि मंगोल साम्राज्य के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, इतना मैंने बता दिया आपको कि दरबार का आयोजन कौन करता था? कुबलई खां करता था। 13वीं शताब्दी में दरबार का आयोजन कर रहा था, प्रति 3 वर्ष पश्चात करता था, नए विद्वानों को आमंत्रित करता था, नए विचारों का स्वागत करता था, बहुत सारे यात्री वहाँ जाते थे, और उसी के तहत जो है मार्को पोलो भी वहाँ गया। मार्को पोलो वहाँ, जो कि वेनिस यात्री था, वापस आया, उसने अपना यात्रा वृत्तांत जब प्रकाशित करवाया तो लोग मोटिवेट हुए पूर्वी देशों में जाने के लिए, क्योंकि उसने पूर्वी देश की आर्थिक संपत्ता का वर्णन किया था। धन दान, इसको सोने की चिड़िया, तो ऐसा कहा था इधर तो बहुत धन है। तो उसको देख करके लोग उसकी खोज के लिए निकल पड़े। इससे नए क्षेत्रों की खोज हुई, नए विचार आए, नए विचार से जो है पुनर्जागरण को बल मिला। और मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। और मार्को पोलो के द्वारा ही जो है क्या है, पांड्य राज्य की भी यात्रा की गई, और काकटीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी। और उसका जो पॉइंट था यात्रा का वो था लाई आसुस, यानी कि लाई आसुस नामक जो जगह है आर्मेनिया, वहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की।